वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का क्लास इतिहास से रिलेटेड रहेगा। अब हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आएगा 7 दिन में 7 अलग अलग टॉपिक से। तो चलिए आज इतिहास शुरू करते हैं और इतिहास में प्राचीन इतिहास से चलते हैं, ठीक है। और एट दी पॉइंट जो पूछा जाता है बीपीएससी में उस बात का हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ज्यादातर आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन रहता है तो आधुनिक पर भी चलेंगे, लेकिन आज का शुरुआत प्राचीन इतिहास से करते हैं। तो प्राचीन इतिहास से तो करेंगे शुरुआत, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम भारत के बारे में जानेंगे, इसके कुछ नामों के बारे में जानेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो भारत का विस्तार जो है वो जान ही रहे हैं, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में, ठीक है, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है पुराण और महाकाव्यों में, ठीक है, महाकाव्यों में भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, भारतवर्ष। और ये भारतवर्ष नाम जो पड़ा जनरली भारतवर्ष, और इसके निवासी को भारतीय कहते हैं, ठीक है। तो भरत नाम का एक कबीला था, भरत नाम का एक कबीला था। अब कभी कभी इसको रामायण काल से जोड़ दिया जाता है कि भरत के वंश को भरतवंशी कहते हैं, उसी से ये देश का नाम भारत पड़ा है। तो बात चाहे जो भी हो वो याद रखना है। तो भरत नाम का एक कबीला था। तो ये पुराण और महाकाव्य की बात हो गया। अब यदि हम चलते हैं, ऐसे ही बोलना चाहेंगे, प्राचीन भारतीय और क्या बोलते थे भारत को? तो जम्बूद्वीप बोलते थे, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप क्या होता है? तो जामुन के वृक्ष, ठीक है, जम्बूद्वीप जामुन होता है, जामुन के वृक्ष का द्वीप। तो जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और चलते हैं, आते हैं किसमें आ जाए? प्राचीन ईरानी, प्राचीन ईरानी। तो प्राचीन ईरानी से क्या कहते थे? तो प्राचीन ईरानी इसे सिंधु के नाम पे, सिंधु नदी के नाम पे, सिंधु नदी के नाम पे इसे क्या कहते थे? हिंदू कहते थे, ठीक है। सिंधु कहते हिंदू, नहीं कि सिंधु ना बोलकर हिंदू बोलते थे। तो ये हो गया प्राचीन ईरानी, भारत के नाम को हिंदू बोलते थे। प्राचीन ईरानी के बाद किस में चलेंगे? यूनानी, ठीक है ना। यूनानी इसे इंदे बोलते थे, है ना, इंदे बोलते थे, ठीक है। यूनानी से इंदे बोलते थे। और है अरब, अरब वासी से क्या बोलते थे? हिंद बोलते थे, ठीक है। अरब के बाद कहां पे पहुंचे हम लोग? मध्यकाल में पहुंचते हैं, ठीक है। तो मध्यकाल में भारत का नाम क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान, ठीक है। जब मुगल काल ये सब रहा तो हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इसको हिंदुस्तान कह देंगे। अब मध्यकाल के बाद अंग्रेज का काल जब आएगा तो अंग्रेज भी क्या कहता है? यूनानी में जो इंदे था, इंदे के नाम पे इसे क्या कहना शुरू कर दिया? चलिए लिखा ना, अंग्रेज इसे इंदे के नाम पे ही इंडिया कहना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा फिर से इसको देखेंगे। पुराणों और महाकाव्यों में भारतवर्ष, ठीक है, प्राचीन भारतीय जम्बूद्वीप कहते हैं, प्राचीन ईरानी सिंधु नदी के नाम पे हिंदू, यूनानी इसे इंदे कहते हैं, अरब हिंद कहता है। मध्यकाल में जब आता है समय पे हिंदुस्तान बन जाता है। अंग्रेज जो है इंदे के नाम पे ही इसे इंडिया कहने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत का कुछ नाम हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास के बारे में और ये जानेंगे कि ये नाम हो गया ना, इसको डिलीट कर देते हैं। तो भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें भी प्राचीन का पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो तो पढ़ेंगे ही, उसका साक्ष्य सब क्या है प्राचीन का, ये सब भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि भारत की जनसंख्या का मिश्रण जो है
किन किन मानव जातियों का मिश्रण है। ठीक है, मानव जातियों का मिश्रण है, ये भी आप पढ़ेंगे बहुत प्रकार के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पोपे का नीम। ये हम शॉर्टकट में इसको लिख लिए हैं। इसका मतलब हो गया यहाँ पे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति, मानव जाति। पे से हो जाएगा पैलियो मेडिटेरियन जाति। ठीक है, का से हो जाएगा, का से क्या हो जाएगा, अच्छा नी से निग्रोइड ध्यान में है, निग्रोइड, और एम से मंगोलाइड। तो क से क्या होगा ये थोड़ा देखते हैं, काके साइड। ठीक है ना, का से काके साइड। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, हाँ ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, का से काके साइड, नी से निग्रो, हाँ निग्रोइड, एम से मैंगोइड। इतने सारे मानव जातियों का मिश्रण है पूरा भारत। ठीक है, तो भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए सुविधाजनक तरीके से यदि हम पढ़ सकते हैं तो उसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इसको हम किस में बांटेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, तीसरा हो जाएगा आधुनिक भारत। ठीक है, इतिहास को 3 भागों में सर्वप्रथम बांटा था, इसका नाम है क्रिस्टोफ सेलियरस। इसने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। भारत हटा के, ठीक है ना, दूसरे देशों में भी इस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। चलिए तो अब आते हैं, रीड को रखते हैं, ये थोड़ा खराब हो गया है, सिर्फ ब्लू से देखते हैं। तो प्राचीन भारत के बारे में हमको पढ़ना है। तो प्राचीन भारत के जानने का स्रोत क्या क्या है, जानने का स्रोत, और यहां से क्वेश्चन बनते रहता है। ठीक है, तो पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, कुछ प्राचीन काल का ग्रंथ भी प्राप्त हुआ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण। ठीक है, कुछ विदेशी जो आए उनका विवरण, विदेशियों का विवरण। और चौथा होगा पुरातात्विक साक्ष्य, तात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो प्राचीन भारत के जानने के स्रोत में हम धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातात्विक साक्ष्य, ये 4 आधार पे हम अध्ययन करेंगे प्राचीन भारत का। तो प्राचीन भारत का अध्ययन हम इस पे यदि करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे हम धर्म ग्रंथ के आधार पे। तो धर्म ग्रंथ के आधार पे यदि इतिहास भारत का जानना है तो सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है वेद। ठीक है, सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है वेद को। ठीक है, वेद के जो संकलन करता जो है, नाम क्या है, महर्षि देवपायन महर्षि कृष्ण देवपायन व्यास। ठीक है, ये हो गया। अब वेद जो है, इसका यदि उपदेश की बात किया जाए तो ये कहता है वसुदेव
कुटुम्बकम। तो ये याद रखना है, वेदों का जो उपदेश है वसुदेव कुटुम्बकम। वेदों को जो है भारतीय परंपरा में नित्य और अप्रोस्यु कहा गया है। सॉरी, वेदों को क्या कहा गया है? नित्य कहा गया है और अपौरुष कहा गया है। वेदों को नित्य और अपौरुष कहा गया है। अब वेद की यदि बात किया जाए तो इसकी बात करते हैं। तो वेद की बात करते हैं तो वेद कौन कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद को कहा जाता है ऋचाओं का क्रमबद्ध संयोजन, यानी कि ऋग्वेद में जो है ऋचाओं का क्रमबद्ध संयोजन किया गया है। ठीक है। और ऋग्वेद में मंडल की बात किया जाए तो कितना है? 10। सूक्त की बात किया जाए तो कितना है? 1028। ऋचाओं की बात किया जाए तो कितना है? 10,462 है ना। और इसमें बाल्य खिल्ले के 11 सूक्त जो है, 11 ऋचाएं, सॉरी इसमें गलत हम बोल रहे। सूक्त में जो है बाल्य खिल का, ठीक है, बाल्य खिल का जो है 11 सूक्त शामिल है। सॉरी, सूक्त शामिल, ये ध्यान रखना है। ऐसे ये कितना रहेगा? 11 हटाते हैं 1017। ठीक है। बाल्य खेल के सूक्त को यदि निकाल देते हैं तो 1017। तो फिर से देखते हैं, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद बोलते हैं। ठीक है। ऋचाओं के क्रमबद्ध संयोजन या ज्ञान, ठीक है, ज्ञान को ऋग्वेद बोलते हैं। मंडल इसमें 10 है, सूक्त 1028 में, बालखिले की 11 है, ऐसे 1017 होगा। ऋचाओं की संख्या 10,462 है। ठीक है। इसके पाठनकर्ता को क्या कहते हैं? इसके होत्री बोलते हैं। इसके पाठनकर्ता को होत्री बोलते हैं। ठीक है। और चलिए और देखते हैं ऋग्वेद में क्या क्या है। तो ऋग्वेद में और है तीसरा मंडल, 9वां मंडल, 8वां मंडल, 10वां मंडल, है ना। यही 4 मेनली पूछा जाता है। तो तीसरा मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र, जो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। गायत्री मंत्र है, किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को। ठीक है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 9वें मंडल में क्या है? तो 9वें मंडल में क्या है? अच्छा, 9वें मंडल में सोम का वर्णन, देवता सोम का वर्णन। ठीक है। 9वें मंडल में सोम का वर्णन है। 8वें मंडल में क्या है? 8वें मंडल में क्या है? चलिए 8वें मंडल फिलहाल ध्यान में नहीं आ रहा है, देखते हैं। 10वां मंडल में क्या है? तो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त। ठीक है। ये डायरेक्ट निकल गया है, कोई बात नहीं, पढ़ाते ध्यान में आएगा तो बताएंगे, आप लोग को भी ध्यान में होना चाहिए। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्णों का वर्णन है। ठीक है। जिसमें क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इसके बारे में साहब इसमें ये बताया गया है कि ब्राह्मण का जो जन्म हुआ है ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों का भुजाओं से, वैश्य का जंघा से और शूद्र का चरणों से हुआ है। तो 8वां मंडल में क्या है? 8वां मंडल अच्छा, इसमें हस्तलिखित ऋचाएं हैं, जिसे खिल्ले कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना है और हमेशा पूछा जाता है। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, ये पूछ दिया जाएगा। तो खिल्ले या हस्तलिखित ऋचाएं ऋग्वेद के
किस मंडल में है, तो 8वें मंडल में है। ठीक है, अब है धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र में ये चारों जातियों के बारे में वर्णन, उसकी स्थिति, कंडीशन, व्यवसाय जो भी है सारे का वर्णन जो है धर्म सूत्र में रखा गया है। वामना अवतार का जो 3 पद की बात है, वो 3 पद की बात भी सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही किया गया है। ऋग्वेद में उसका साक्ष्य मिलता है। अब है इंद्र और अग्नि। तो इंद्र के लिए भी पूछा जाता है कि कितने ऋचाओं का वर्णन है, कितने सूक्त का वर्णन है, तो 250 है ना। ठीक है, और अग्नि के लिए है आपका 200। इंद्र के लिए इतना और अग्नि के लिए है 200 ऋचाओं का वर्णन। तो आज इतना ही रहने देते हैं। ऋग्वेद में लगभग जितना पूछा जाता है उतना हमने वर्णन कर लिया। और ऋग्वेद के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो उस पुस्तक का नाम होना चाहिए शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ऋग्वेद के बाद प्राचीन इतिहास को जानने के लिए जो धर्म ग्रंथ का पुस्तक है वो आपके लिए है शतपथ ब्राह्मण। इस प्रकार से आज का क्लास खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।